Hey everyone, welcome back to the channel. आज की इस वीडियो में मार्शल प्रैक्टिशनर स्वॉलोड स्टार के एपिसोड 208, 209 और 210 को एक साथ एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो एक्शन काफी हैवी होने वाला है। और एक जरूरी अपडेट, अब से चैनल पर सारे लेटेस्ट एपिसोड्स एकदम टाइम पर अपलोड होंगे, तो मिस मत करना। अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार एपिसोड। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैक्स अपने थर्ड क्लोन के लिए सही मटेरियल ढूंढ रहा था, तभी फेजिंग ने उसकी सिल्वर विंग्स को देखकर उस पर हमला कर दिया। फेजिंग का मकसद साफ था, उसे मैक्स के विंग्स चाहिए थे। अपनी जान बचाने के लिए मैक्स भागता हुआ सीधा 9 डार्कनेस सी के अंदर चला गया। समंदर के अंदर वर्लपूल से गुजरते हुए मैक्स नीचे एक अलग दुनिया में पहुंच गया, जहां एक अनजान सेक्ट रहता था। वहां 300 की वेनरेबल लेवल आर्मी मौजूद थी। मैक्स समझ गया कि अगर ये लोग उसे पकड़ लेते हैं तो हालात बिगड़ सकते हैं, इसलिए वो अलग अलग केव्स में छिपकर अपना लोकेशन बदलता रहा। लेकिन उधर उस सेक्ट के प्रिंस को मैक्स के आने की खबर मिल चुकी थी। प्रिंस ने अपने सेनापति को आदेश दिया और पूरी सेना तैयार कर दी। उनका इरादा साफ था, उस बाहरी एलियन को पकड़ना या खत्म करना। अब एक तरफ मैक्स छिपता फिर रहा है और दूसरी तरफ पूरा सेक्ट उसे घेरने की तैयारी में है। अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि उस सेक्ट के लोग हर दिशा में मैक्स को ढूंढ रहे हैं। दूसरी तरफ मैक्स अलग अलग जगह छिपते हुए अपनी लोकेशन बदल रहा था। तभी बब्बाता उसे बताती है ये लोग सर्कल बनाकर सर्च कर रहे हैं और वो सर्कल तेजी से छोटा हो रहा है। अगर ऐसा ही चला तो ये हमें जल्दी पकड़ लेंगे। उधर सेक्ट का प्रिंस अपनी सेना से कहता है सर्च में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, वो एलियन यहां से भागना नहीं चाहिए। तभी एक सोल्जर आकर रिपोर्ट देता है 9 लेयर सर्कल फॉर्मेशन तैयार है। प्रिंस तुरंत आदेश देता है सर्कल और टाइट करो, हर जगह देखो, उसे निकलने का मौका मत दो। सभी सोल्जर अपनी अपनी पोजीशन लेकर सर्च शुरू कर देते हैं। तभी अचानक मैक्स भागते हुए एक सोल्जर को दिख जाता है। सोल्जर तुरंत हमला करता है। मैक्स बच तो जाता है, लेकिन सोल्जर बाकी सबको सिग्नल भेज देता है। कुछ ही सेकंड में मैक्स चारों तरफ से घिर चुका था। उसी वक्त प्रिंस भी वहां पहुंच जाता है और आदेश देता है 9 नेदर सेक्ट का कंबाइंड अटैक इस्तेमाल करो। सभी मिलकर अटैक करते हैं और मैक्स वहीं गिर जाता है। प्रिंस उसकी स्टोरेज रिंग उठाकर चेक करता है, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं मिलता। उसी पल उसे समझ आ जाता है ये असली मैक्स नहीं था। वो तुरंत सोल्जर्स को फिर से पोजीशन लेने को कहता है। सर्कल फिर से छोटा होने लगता है। इस तरफ मैक्स एक बड़ी गुफा में छिपा बैठा था। वो बताता है कि उसने कई जगह अपने इंसेक्ट स्लेव्स को अपना रूप देकर फैला दिया है, ताकि थोड़ा समय मिल सके जब तक उसकी मोसा क्लैन बॉडी यहां न पहुंच जाए। उधर मोसा क्लैन बॉडी भी 9 डार्कनेस सी के अंदर आ चुकी थी। वर्लपूल से गुजरना आसान नहीं था, इसलिए वो इनेट सीक्रेट लॉ डोमेन का इस्तेमाल करके धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। इस बीच सेक्ट के सोल्जर्स को कई मैक्स दिखते हैं। वो एक एक करके सबको मारते जाते हैं, लेकिन हर बार पता चलता है कि वो सिर्फ इंसेक्ट स्लेव्स थे। प्रिंस गुस्से में कहता है प्लान जारी रखो, जो भी एलियन दिखे खत्म कर दो, एक भी बचना नहीं चाहिए। सर्कल अब सिर्फ 1 लाख किलोमीटर का रह गया था। प्रिंस मन में सोचता है अब तक 39 एलियंस मारे जा चुके हैं, असली वाला भी जल्द ही मिलेगा। सोल्जर्स आखिर उस गुफा तक पहुंच जाते हैं जहां मैक्स छिपा था। तभी अचानक मैक्स के 2 रूप बाहर निकलकर हमला करते हैं, लेकिन सोल्जर्स उन्हें भी खत्म कर देते हैं। फिर वही नतीजा, दोनों इंसेक्ट स्लेव्स थे। प्रिंस भी वहां आ जाता है। एक सोल्जर कहता है हमने हर जगह देख लिया, सर्कल पूरा हो गया, लेकिन असली एलियन नहीं मिला। प्रिंस चौंक जाता है, ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल उसी समय मैक्स अपनी मोसा क्लैन बॉडी का इस्तेमाल करके उन्हीं सोल्जर्स के बीच छिप चुका था। अंदर ही अंदर वो अपने इनर वर्ल्ड में जाकर वर्ल्ड ट्री के टुकड़े से तीसरा क्लोन बनाने की कोशिश शुरू कर देता है। लेकिन वर्ल्ड ट्री का टुकड़ा बेहद पावरफुल था। उसका इनर वर्ल्ड उस पावर को संभाल नहीं पाता। प्रोसेस अनस्टेबल होने लगती है। बैककोट मैक्स अपनी गोल्डन हॉर्न बेहमूद बॉडी से उसे स्टेबल करने की कोशिश करता है, पर नाकाम रहता है। आखिरकार वर्ल्ड ट्री का टुकड़ा डिस्ट्रॉय हो जाता है। मैक्स मन में सोचता है इतनी मेहनत और सब बेकार हो गया। इसके बाद मैक्स उन्हीं सोल्जर्स का रूप लेकर 9 नेदर सेक्ट के रेजिडेंशियल एरिया में घूमने लगता है। चलते हुए वो सोचता है किसी कल्टिवेटर की गॉड बॉडी जितनी बड़ी और पावरफुल होती है, उसकी गॉडली पावर उतनी ज्यादा होती है। अगर मेरे थर्ड क्लोन की बॉडी मैसिव हुई तो फायदा बहुत बड़ा होगा। लेकिन कौन सी स्पीसीज वर्ल्ड ट्री जितनी गॉड बॉडी दे सकती है और क्लोन भी बन सके। तभी उसे 3 बच्चे खेलते हुए दिखते हैं। मैक्स नोटिस करता है ये बच्चे बचपन से ही प्लैनेट लेवल पर हैं और बड़े होते ही सीधे वर्ल्ड मास्टर लेवल तक पहुंच जाएंगे। उसी समय एक बच्चा बाकी 2 से कहता है तुम दोनों सी किंगडम वाले सी से पैदा हुए हो, मेरा सी तुमसे सुपीरियर है, इसलिए तुम्हें मुझे रिस्पेक्ट देना चाहिए। मैक्स को कुछ समझ नहीं आता। वो तुरंत बाबाता से पूछता है। बाबाता बताती है मैंने सुना है कि यहाँ 108 प्रिंसेस हैं और हर प्रिंस एक अलग समुद्र से पैदा हुआ है। मैक्स को अभी भी पूरी पिक्चर क्लियर नहीं थी, इसलिए वो वर्चुअल यूनिवर्स के थ्रू सीधे केओस सिटी लॉर्ड से कांटेक्ट करता है। सिटी लॉर्ड उसे बताते हैं जिस सी को पार करके तुम इस सेक्ट में पहुंचे हो वो 108 हिस्सों में बटा है। हर हिस्से का अपना एक प्रिंस है। जिन बच्चों को तुमने देखा था वो उन्हीं प्रिंसेस की अगली जनरेशन है। फिर सिटी लॉर्ड आगे समझाते हैं इन 108 प्रिंसेस का एक मास्टर है नेदर सेक्ट मास्टर। उसका स्टेटस लगभग मेरे बराबर है। अगर कोई उसे मार भी दे तो वो फिर से जिंदा हो सकता है, क्योंकि वो सी ही उसकी एनर्जी का सोर्स है और वो सी हजारों किलोमीटर तक फैला है। इसके बाद सिटी लॉर्ड एक पुरानी घटना बताते हैं। एक बार ईगल क्लैन मास्टर और फॉक्स क्लैन मास्टर नेदर सेक्ट मास्टर का पीछा करते हुए उस सी में घुस गए थे। सी के अंदर जाते ही ईगल क्लैन मास्टर मारा गया और फॉक्स क्लैन मास्टर मुश्किल से अपने ट्रेजर की मदद से बच पाया।
तभी से सब जानते हैं नेदर सेक्ट मास्टर ही वो सी है। उसके अंदर उससे लड़ाई नहीं की जा सकती। फिर सिटी लॉर्ड पूछते हैं, तुम ये सब क्यों जानना चाहते हो? मैक्स साफ कहता है, मुझे अपना थर्ड क्लोन बनाना है और मुझे लगता है कि इस सेक्ट के सी का डीएनए मेरे लिए परफेक्ट रहेगा। सिटी लॉर्ड कुछ पल सोचकर कहते हैं, तुम कोशिश कर सकते हो, लेकिन नेदर सेक्ट मास्टर अपने सी का पानी किसी को नहीं देता और उसे तुरंत पता चल जाता है जब कोई उसके सी से पानी लेता है। अगर सिचुएशन बिगड़ी तो तुम कह सकते हो कि तुम मेरे स्टूडेंट हो, लेकिन केयरफुल रहना। क्या तुम्हें पता है, जब मंकी सीनियर को पता चला कि तुम उस सी में हो तो उन्होंने गुस्से में फेजिंग किंग पर हमला कर दिया था? मैक्स चौंक कर पूछता है, फिर क्या हुआ? सिटी लॉर्ड हल्का मुस्कुराते हुए बताते हैं, मंकी सीनियर ने हाल ही में ब्रेक थ्रू किया है। उनकी ताकत अब फेजिंग किंग से काफी ऊपर है। उन्होंने उसे दौड़ा दौड़ा कर पीटा। अगर बीच में यूनिवर्स वेनरेबल फेंग वान ना आता तो फेजिंग किंग वहीं खत्म हो जाता। ये सुनकर मैक्स मन में ठान लेता है, फ्यूचर में मैं जरूर मंकी सीनियर के लिए कुछ करूंगा और फेजिंग किंग उसे तो मैं खुद खत्म करूंगा। इसके बाद मैक्स सोल्जर वाली बॉडी में ही सेक्ट के एक फॉरबिडन एरिया की तरफ बढ़ता है, वही जगह जहां से प्रिंसेस जन्म लेते हैं। तभी एक सोल्जर उसे रोक लेता है, यहाँ क्या कर रहे हो? पता है ना, यहाँ का पानी छूना मना है, जल्दी निकलो। मैक्स कैजुअली जवाब देता है, सोचते समझते गलती से यहाँ आ गया। सोल्जर उसे वार्निंग देकर चला जाता है। इधर बबाता मैक्स से कहती है, होप करती हूँ कि सिर्फ थोड़ा पानी लेने पर नेदर सेक्ट मास्टर गुस्सा न हो जाए। मैक्स कहता है, थर्ड क्लोन के लिए रिस्क लेना ही पड़ेगा। वो सी का थोड़ा पानी ले लेता है। उस पानी से हल्की ब्लड जैसी स्मेल आ रही थी। तभी अचानक पीछे से आवाज आती है, क्या तुम मरना चाहते हो? मैक्स पलट कर देखता है, सामने खुद नेदर सेक्ट मास्टर खड़ा था, साथ ही उस पर भारी प्रेशर भी पड़ रहा था। मैक्स तुरंत घुटनों के बल झुककर ग्रीट करता है। नेदर सेक्ट मास्टर कहता है, तुम यहाँ काफी समय से हो, तुम्हें पता होना चाहिए था कि ये फॉरबिडन एरिया है, फिर भी आए और पानी भी ले लिया। मैक्स जवाब देता है, पानी अलग लगा, ब्लड जैसी स्मेल थी, बस एक्सपेरिमेंट के लिए थोड़ा ले लिया। नेदर सेक्ट मास्टर सीधा कहता है, चाहे जो भी रीजन हो, तुमने फॉरबिडन एरिया से पानी लिया है, इसकी कीमत चुकानी होगी। मैक्स सोचता है कि शायद अब उसे केओस सिटी लॉर्ड का नाम लेना पड़ेगा, लेकिन तभी नेदर सेक्ट मास्टर खुद बोलता है, तुम ब्लेड रिवर किंग हो, जल्द ही एंसेस्टर गॉड सेक्ट के मेंबर बनने वाले हो। अगर तुम मेरी कल्टीवेशन टीचिंग के प्रोटेक्टर बन जाओ तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, वरना तुम्हें पता है क्या होगा। तभी बबाता याद दिलाती है, बीस्ट गॉड स्टैचू का 5th लेवल अनलॉक करते ही तुम ऑफिशियली एंसेस्टर गॉड सेक्ट ज्वाइन कर पाओगे। ये ऑफर एक्सेप्ट करना बेहतर है। मैक्स बिना देर किए मान जाता है। नेदर सेक्ट मास्टर उसे एक एंसेस्टर गॉड टोकन देता है और कहता है, इसे संभाल कर रखना। मैक्स वहां से निकल जाता है। उसके जाते ही नेदर सेक्ट मास्टर हल्की मुस्कान के साथ कहता है, जब बाकी ह्यूमंस को पता चलेगा कि ब्लेड रिवर किंग मेरा गार्डियन बन चुका है, उनके चेहरे देखने लायक होंगे। इस तरफ एरो किंग मैक्स को कंग्रेचुलेशन देता है। मैक्स अपने इनर वर्ल्ड में जाकर सी के पानी का इस्तेमाल करके थर्ड क्लोन की प्रोसेस शुरू करता है। जैसे ही प्रोसेस शुरू होती है, उसके सामने एक एग बन जाता है। बबाटा एनालिसिस करके बताती है, 600 साल में ये हैच होगा और तुम्हारा थर्ड क्लोन तैयार हो जाएगा। ये सुनकर मैक्स के चेहरे पर पहली बार सुकून दिखाई देता है। अब उसके पास एक नया फ्यूचर प्लान था और इस बार उसकी तैयारी पहले से कहीं ज्यादा सॉलिड थी। नेक्स्ट सीन 500 साल बाद ट्रेजर साइट पर कई कल्टिवेटर्स अलग अलग पहाड़ियों को खंगाल रहे थे। तभी एक फॉक्स क्लैन का मेंबर चिढ़कर बोलता है, इतने साल हो गए, हम इस ट्रेजर को ढूंढ रहे हैं, लेकिन किसी के हाथ कुछ नहीं लगा। उसी समय सबकी नजर ऊपर जाती है। ब्लेड रिवर किंग हवा में से गुजरते हुए सीधे ऊंची पहाड़ी की तरफ जा रहा था। एक कल्टिवेटर कहता है, जब से ये 9 नेदर सी से लौटा है, तभी से ये जगह एक्टिवेट हुई है और आते ही सीधे ट्रेजर साइट पर ऊपर से सबसे ऊंची पहाड़ी पर जा रहा है। एम्बिशन देखो इसका। दूसरा कल्टिवेटर फेजिंग किंग से पूछता है, क्या तुम्हें लगता है इसे ट्रेजर मिलेगा? फेजिंग बस चुप रहता है। इधर मैक्स उस ऊंची पहाड़ी की तरफ बढ़ते हुए मन में सोच रहा था, मेरा थर्ड क्लोन कुछ ही सालों में कंप्लीट हो जाएगा। 9 नेदर सी से लौटने के बाद मेरी अंडरस्टैंडिंग काफी बढ़ चुकी है। मैं जल्द ही अनडाइंग लेवल पर ब्रेक थ्रू करूंगा, लेकिन उससे पहले वर्ल्ड मास्टर लेवल के लिए यहाँ का ट्रेजर लेना जरूरी है। पहाड़ी पर पहुंचते ही मैक्स ट्रेजर ढूंढने में लग जाता है। बबाता और नेल्सन एआई भी स्कैन कर रहे थे। नीचे खड़े फेजिंग किंग धीरे से कहता है, मुझे नहीं लगता इसे कुछ मिलेगा। मैक्स एक पहाड़ी से उतरकर दूसरी, फिर तीसरी लगातार सर्च करता रहा। नीचे खड़े कल्टिवेटर्स हंसने लगे, क्या सच में इसे कुछ मिलेगा? फेजिंग किंग भी ताना मारता है, ब्लेड रिवर किंग को अपनी लिमिट याद रखनी चाहिए। बबाता भी थोड़ी परेशान थी। अब बस एक आखिरी पहाड़ी बची थी। जैसे ही मैक्स उस पहाड़ी पर चढ़ता है, अचानक पूरी पहाड़ी से एनर्जी निकलने लगती है। सब कल्टिवेटर्स चौंक जाते हैं। फेजिंग किंग तुरंत बोलता है, ये ट्रेजर किसी और वजह से ट्रिगर हुआ है, मैक्स की वजह से नहीं। उसी पहाड़ी पर एक कल्टिवेटर चिल्लाता है, मैंने इस पेड़ को छुआ था तभी एनर्जी निकली। दूसरी कल्टिवेटर कहती है, झूठ, मैंने इस पत्थर को छुआ था तभी आसपास बैरियर्स बन जाते हैं। बाकी कल्टिवेटर्स बाहर धकेल दिए जाते हैं। पहाड़ी पर अब सिर्फ मैक्स खड़ा था। पहाड़ में क्रैक बनता है और उसके अंदर से एक ट्रेजर रिंग बाहर निकलती है। कई लोग हैरान होकर बोलते हैं, ये तो अल्टीमेट ट्रेजर लग रहा है। फेजिंग किंग जाते जाते कहता है, फ्यूचर में मैं मैक्स को मारकर ये ट्रेजर छीन लूंगा। मैक्स रिंग के अंदर देखता है, अंदर एक विशाल स्पेसक्राफ्ट था। बबाता तुरंत एनालिसिस करके बोलती है, ये पैलेस क्लास का स्पेस शटल है।
मैक्स कहता है ऐसा ही स्पेसक्राफ्ट वुल्फ क्लैन मास्टर के पास था। बबाता कंफर्म करती है, सही पहचाना, इसका नाम है सिल्वर फैंटम बीटल इल्यूजन, टॉप क्लास फ्लाइंग शटल। जब तक तुम्हें स्टार टावर की फुल परमिशन नहीं मिलती, ये बहुत काम आएगा। बबाता कनेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन स्क्रीन पर वार्निंग आ जाती है। प्रीवियस ओनर ने पासवर्ड लॉक लगाया है। बबाता बताती है इसे ब्रेक करना होगा। मैक्स ये बात जाकर केओस सिटी लॉर्ड को बताता है। सिटी लॉर्ड रिंग पर लिखे कुछ सेंटेंसेस ट्रांसलेट करके पढ़ते हैं। मैं बिना माता पिता के बॉर्न हुआ था। मुझे कोई पसंद नहीं करता था। मेरी बॉडी कोई इनहेरिट नहीं कर सकता, लेकिन मैं फ्यूचर जनरेशन के लिए अपना फ्लाइंग शटल छोड़ रहा हूं। मैक्स पूछता है सीनियर चेंगफेंग कौन थे? केओस सिटी लॉर्ड जवाब देते हैं वो एंसेस्ट्रल गॉड सेक्ट के शुरुआती 8 एंसेस्ट्रल गॉड बीस्ट्स में से एक थे। बाकी कल्टिवेटर्स गॉड बीस्ट कल्टिवेशन से बनते हैं, लेकिन चेंगफेंग जन्म से ही गॉड बीस्ट के साथ जुड़े हुए थे, जैसे वो उसी के लिए पैदा हुए हों। सिटी लॉर्ड आगे बताते हैं गॉड बीस्ट्स यूनिवर्स के एसेंस से बने होते हैं। उनके स्केल, फेदर और ब्लड सब एक्स्ट्रॉर्डिनरी होते हैं। पावरफुल फाइटर्स उन्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जिस ब्लड क्रिस्टल का तुम इस्तेमाल करते हो वो भी एक गॉड बीस्ट का ही है। फिर सिटी लॉर्ड की आवाज थोड़ी भारी हो जाती है। ब्लड लॉ वर्ल्ड का गॉड बीस्ट भी कल्टिवेटर्स ने मार दिया था। मैक्स धीरे से पूछता है तो चेंगफेंग भी? सिटी लॉर्ड सिर हिला देते हैं हाँ। मैक्स मन में सोचता है इतना ताकतवर होने के बाद भी दूसरों के लालच की वजह से मारे गए। सिटी लॉर्ड मैक्स की तरफ देखते हुए कहते हैं जैसे गॉड बीस्ट का फेदर और ब्लड कीमती होता है, वैसे ही तुम भी हमारे लिए कीमती हो। ह्यूमंस का फ्यूचर तुम पर डिपेंड करता है। तुम्हें इंश्योर करना होगा कि तुम्हारी स्ट्रेंथ लगातार बढ़ती रहे। फिर वो याद दिलाते हैं तुम अनडाइंग लेवल पर ब्रेक थ्रू करने वाले हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने लाइफ जीन्स बढ़ाने होंगे। मैक्स चुप खड़ा रहता है। अब उसके सामने अगला गोल साफ था, अनडाइंग लेवल और उससे भी आगे। केओस सिटी लॉर्ड अपनी हथेली खोलते हैं। उनके हाथ में गहरा लाल चमकता हुआ बीस्ट गॉड ब्लड था। वो कहते हैं इस ब्लड की हर एक बूंद 100 ब्लड लॉ क्रिस्टल के बराबर है। एक नॉर्मल ह्यूमन फाइटर का लाइफ जीन इससे सिर्फ 100 गुना बढ़ता है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं तुम ये लिमिट तोड़ दोगे। मैक्स बिना देर किए सिर हिलाता है, थैंक यू सिटी लॉर्ड। उसी वक्त उसके इनर वर्ल्ड में रखा थर्ड क्लोन वाला एग तेजी से हिलने लगता है। मैक्स तुरंत भीतर पहुंचता है। इसकी वाइब्रेशन से ही समझ आ रहा है ये क्लोन अलग लेवल का होगा। अगले ही पल एग फटता है। अंदर से ब्लड जैसा द्रव बहता है और वही ब्लड धीरे धीरे एक विशाल शरीर का रूप ले लेता है। बबाता चौंक जाती है, ये तो बहुत बड़ा है। इसकी एनर्जी कैपेसिटी अनबिलीवेबल है और ये सीधे 9 नेदर सी से जुड़ा हुआ है। तुम्हें इसे नेदर सी क्लोन कहना चाहिए। मैक्स मुस्कुराता है, अब मेरे पास एक ओरिजिनल बॉडी और 3 क्लोन है। यूनिवर्स के टॉप कल्टिवेटर्स में आना है या नहीं, ये अब मेरे एफर्ट पर डिपेंड करेगा। वो क्लोन को छूता है और अचानक उसे महसूस होता है कि उसके अंदर पहले से मेमोरीज मौजूद है। मैक्स ध्यान लगाकर देखता है। 2 सीक्रेट टेक्निक्स साफ दिखती हैं। पहली सी ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरी क्रिएशन। वो सी ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिवेट करता है, तुरंत क्लोन एक विशाल समंदर में बदल जाता है। मैक्स बोलता है इस फॉर्म में ये ज्यादा एनर्जी कलेक्ट कर रहा है, इसलिए इसका साइज लगातार बढ़ रहा है। बबाता स्कैन करती है, अभी ये करीब 1 लाख km है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये खुद चल नहीं सकता और सीधे लड़ भी नहीं सकता। मैक्स सोचते हुए कहता है लेकिन ये आसपास के एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सकता है। यही इसकी क्रिएशन पावर है, शायद कॉम्बैट में काम आए। वो क्रिएशन एक्टिवेट करता है। समंदर के अंदर एक पहाड़ उभर आता है, कुछ मॉन्स्टर्स बनते हैं, कुछ पौधे उगाते हैं। मैक्स समझ जाता है जब ये क्रिएट करता है इसकी एनर्जी दूसरी लाइफ फॉर्म में ट्रांसफर हो जाती है। अगर मैं कई सब क्लोन बना दूं तो अगर एक नष्ट भी हो जाए उसे फिर से असेंबल किया जा सकता है। शायद इसी वजह से 9 नेदर सी मास्टर अभी तक जिंदा है। उसका असली शरीर कभी मरता ही नहीं, बस क्लोन खत्म होते होंगे, फिर वो खुद को रोकता है। लेकिन अभी फोकस सब क्लोन पर नहीं, लाइफ जीन पर होना चाहिए। मैक्स ब्लड लॉ क्रिस्टल और बीस्ट गॉड ब्लड निकालता है। नेदर सी क्लोन भी ब्लड से बना है, इसका जीन लेवल भी बढ़ सकता है। अब्जॉर्प्शन शुरू होती है। कुछ समय बाद मैक्स बोलता है गोल्डन हॉर्न बेहमूद बॉडी ने 300 क्रिस्टल अब्सॉर्ब कर लिए, ओरिजिनल बॉडी ने 82। लेकिन अब आगे बढ़ने के लिए बीस्ट गॉड ब्लड जरूरी है। वो बीस्ट गॉड ब्लड अब्सॉर्ब करता है। अगले ही पल असहनीय दर्द फैल जाता है। गोल्डन हॉर्न बेहमूद का जीन लेवल 6400 गुना तक पहुंच जाता है, ओरिजिनल बॉडी का 3000 गुना। बबाता तुरंत तुलना करती है। फैजिंग किंग का लेवल करीब 2000 गुना है। अनडाइंग लेवल पर ब्रेक थ्रू करने के बाद वो तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। मैक्स अब नेदर सी क्लोन की तरफ देखता है। इसका लेवल 3600 गुना। नहीं रुको, ये 7200 नहीं, ये तो लगातार बढ़ रहा है। कुछ ही पलों में नेदर सी बॉडी गोल्डन हॉर्न बेहमूद से भी आगे निकल जाती है। उसका आकार बढ़ता जाता है। गोल्डन हॉर्न बेहमूद उसके सामने छोटा लगने लगता है। बबाता कहती है क्लोन 10,000 गुना पार कर चुका है और अभी भी पीक पर नहीं पहुंचा। अचानक मैक्स को एक झटका लगता है, सब कुछ रुक जाता है। वो अपने इनर कोर के अंदर खिंच जाता है। उसे एक इल्यूजन दिखता है, जैसे वो खुद यूनिवर्स बन गया हो। उसे महसूस होता है कि वो कल्टिवेटर्स को अपने अंदर कैद कर सकता है। उनकी ताकत घटती जा रही है और उसकी बढ़ती जा रही है, और अगर वो एक्सप्लोड करे
तो सामने वाला कल्टीवेटर बच ही नहीं पाएगा। झटके से मैक्स होश में आता है। बबाता पूछती है ये कैसी इंफॉर्मेशन थी। मैक्स धीरे से बोलता है पता नहीं, लेकिन ऐसा लगा जैसे नेदर सी क्लोन के जरिए मेरी कोर में कुछ नया अनलॉक हो रहा है, जैसे मैं खुद यूनिवर्स बन गया था और एक्सप्लोजन मेरी सबसे बड़ी ताकत थी। बबाता कुछ सेकंड चुप रहती है, फिर कहती है ये बहुत रेयर है। मैक्स की आंखों में अब अलग चमक थी। अब उसके पास सिर्फ ताकत नहीं थी, एक ऐसा फ्यूचर था जहां वो खुद एक चलता फिरता यूनिवर्स बन सकता था। मैक्स गहरी सोच में डूबा था। मुझे लगता है वो एक्सप्लोजन वाला अटैक इतना एनर्जी खाएगा कि मेरी ओरिजिनल बॉडी और बाकी क्लोन्स की पूरी ताकत भी लगा दूं तब भी एक्टिवेट नहीं होगा। नेदर सी क्लोन में समुद्र जितनी एनर्जी है फिर भी कम पड़ रही है। बबाता तुरंत एनालिसिस करती है। जब तुम अनडाइंग लेवल पर पहुंचोगे तो कोर की एनर्जी कैपेसिटी बढ़ेगी, बॉडी की सप्लाई भी बढ़ेगी, लेकिन शायद वो भी काफी ना हो, इसलिए अनडाइंग से पहले एनर्जी स्टोरेज बढ़ानी होगी। मैक्स सिर हिलाता है। तो मुझे नेदर सी क्लोन की सी ट्रांसफॉर्मेशन से कई सब क्लोन बनाने होंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अपने नेदर सी क्लोन को पूरी तरह समुद्र में बदल देता है। कॉम्बैट पावर कम हो जाएगी, वो बोलता है, लेकिन डिवाइन एनर्जी स्टोर करने के लिए मुझे एक विशाल रिजर्वॉयर मिल जाएगा। समस्या तुरंत सामने आती है। बबाता देखती है कि मैक्स का इनर वर्ल्ड इस समुद्र के लिए छोटा पड़ रहा है। सी लगातार फैल रहा था। तुम्हें इनर वर्ल्ड का एरिया तुरंत बढ़ाना होगा, बबाता चेतावनी देती है। मैक्स बिना समय गवाए अपनी गोल्डन हॉर्न बेहमूद बॉडी को बाहर लाता है और उसे ट्रेजर्स अब्सॉर्ब करवाने लगता है। एरो किंग और बबाता उसकी मदद करते हैं। धीरे धीरे इनर वर्ल्ड फैलने लगता है। सी का लेवल स्टेबलाइज होने लगता है। बबाता रिपोर्ट देती है सी का डायमीटर 10 बिलियन किलोमीटर है और तुमने इनर वर्ल्ड को 1 ट्रिलियन किलोमीटर तक बढ़ा दिया है। ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। मैक्स उस दृश्य को देखकर खुद भी चौंक जाता है। लाइफ जीन और डिवाइन एनर्जी स्टोरेज अब मैक्सिमम लिमिट पर है। अब अनडाइंग लेवल की तैयारी करनी चाहिए। मैक्स अपने बाकी क्लोन्स को हाइबरनेशन में डाल देता है और उनकी ऊर्जा ड्रॉ करता है। अनडाइंग बनने के लिए इनर वर्ल्ड को आउटर यूनिवर्स से कनेक्ट करना होगा, कोर मॉडिफाई करना पड़ेगा और एक बैरियर तोड़ना होगा। वो बीस्ट गॉड स्टैचू की फॉर्म एक्टिवेट करता है। स्टार सील्स की शक्ति जोड़कर बैरियर पर वार करता है। बस एक हल्की सी दरार जो तुरंत भर जाती है। मैक्स लगातार वार करता है, हर बार वही नतीजा, स्क्रैच, फिर हील। बबाता समझाती है नेदर सी क्लोन का लाइफ जीन 10,000 गुना है, इसलिए बैरियर भी उतना ही मजबूत है, लेकिन तुम उसकी पूरी शक्ति यूज नहीं कर सकते क्योंकि क्लोन अभी सी फॉर्म में है। तुम्हें खुद और ताकतवर बनना होगा। अब 20,000 साल बीत जाते हैं और मैक्स बैठ जाता है कल्टीवेशन में। समय बीतता है, बाहर अफवाहें चलने लगती हैं। ब्लेड रिवर किंग अभी तक अनडाइंग नहीं बना, शायद वो फ्रॉड था, बस लक स्ट्रॉन्ग था, लेकिन अंदर मैक्स शांत बैठा था। 300 साल और बीत जाते हैं। एक दिन वो आंखें खोलता है। मुझे इतनी जल्दी क्यों है? यूनिवर्स को देखना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए। मैक्स बबाता के पास आता है। चलो नया स्पेसक्राफ्ट यूज करते हैं। दोनों सिल्वर फैंटम बीटल इल्यूजन में बैठकर यूनिवर्स में निकल पड़ते हैं। मैक्स महसूस करता है पहले मैं बंद जगह में कल्टीवेशन करता था, अब समझ आ रहा है कि यूनिवर्स के हर कोने में डिवाइन एनर्जी है। ऑब्जर्वेशन भी कल्टीवेशन है। वो अलग अलग गैलेक्सीज, एनर्जी जोन, स्टार क्लस्टर्स में रुकता है, हर डिटेल पर ध्यान देता है। एनर्जी फ्लो, स्पेस वाइब्रेशन, लाइफ पैटर्न्स। धीरे धीरे उसके भीतर क्लैरिटी आने लगती है। मैक्स इनर वर्ल्ड में लौटता है, इस बार बिना प्रेशर के। स्टार सील्स बाहर आते हैं। बीस्ट गॉड स्टैच्यू फिर से एक्टिवेट होती है। वो शांत मन से बैरियर को देखता है। इस बार हमला अलग था, रॉ पावर नहीं, कंट्रोल्ड पावर। स्टार सील्स और बीस्ट गॉड स्टैच्यू की संयुक्त ताकत बैरियर से टकराती है। इस बार दरार बनती है और हील नहीं होती। एक और बार बैरियर टूट जाता है। अचानक इनर वर्ल्ड और आउटर यूनिवर्स के बीच कनेक्शन खुल जाता है। मैक्स को महसूस होता है एनर्जी अब सीधे यूनिवर्स से उसके कोर में आ रही है। अनडाइंग लेवल का दरवाजा खुल चुका था। सिटी लॉर्ड की दूसरी फॉर्म दूर से मैक्स को देख रही थी। वो साफ समझ पा रहे थे कि मैक्स बैरियर तोड़ चुका है और अनडाइंग लेवल पर पहुंच गया है। उनके चेहरे पर संतोष था। वो धीरे से बोलते हैं, इसने कल्टीवेशन को सही मायने में समझा है। ज्यादातर लोग अनडाइंग लेवल पर पहुंचकर भी कुछ खास नहीं सीख पाते, लेकिन मैक्स अलग है। उसी समय मैक्स के सारे क्लोन्स अपग्रेड हो जाते हैं। नेदर सी क्लोन और विशाल हो जाता है। डिवाइन एनर्जी उस समुद्र में भरने लगती है। सिटी लॉर्ड की फॉर्म फिर कहती है, लगता है इस युग में एक ऐसी सुपर एग्जिस्टेंस जन्म ले चुकी है जो कई एलियन स्पीसीज की नींव हिला देगी। अचानक मैक्स के इनर वर्ल्ड में दरारें दिखने लगती हैं। बबाता तुरंत बोलती है, तुम अभी अभी अनडाइंग बने हो। इनर वर्ल्ड अनस्टेबल है, इसे स्टेबलाइज करना होगा। मैक्स तुरंत सिल्वर विंग्स एक्टिवेट करता है और इनर वर्ल्ड को आउटर यूनिवर्स से स्टेडी कनेक्शन देता है। धीरे धीरे क्रैक्स गायब हो जाते हैं। मैक्स मुस्कुराता है, अब मेरा इनर वर्ल्ड ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है और अगर मैं केयरलेस हुआ तो सबसे बड़ी कमजोरी भी। मैक्स सिटी लॉर्ड के पास पहुंचता है। सिटी लॉर्ड कहते हैं, अब जब तुम अनडाइंग हो चुके हो तो माउंटेन साइड पर अपना पैलेस बना लो। मैक्स झुककर धन्यवाद देता है और उस दिशा में निकल जाता है। रास्ते में कई कल्टीवेटर्स उसे देख रहे थे। बबाता धीरे से कहती है, कस्टम के अनुसार अनडाइंग लेवल वाले माउंटेन फुट पर रहते हैं और यूनिवर्स वेनरेबल माउंटेन साइड पर। सिटी लॉर्ड तुम्हें स्पेशल ट्रीट कर रहे हैं। कुछ लोग साफ नाराज दिख रहे थे। मैक्स मंकी सीनियर के साथ घूम रहा था, तभी सामने से फजिंग किंग आता है। मंकी सीनियर सीधे पूछते हैं, क्या चाहिए?
फेजिंग हल्की मुस्कान के साथ कहता है, ब्लेड रिवर किंग को अनडाइंग बनने पर कंग्रेचुलेशन देने आया हूं। मैक्स मन ही मन समझ चुका था ये दिखावा है। वो सीधे पूछता है, इसके अलावा कुछ और? फेजिंग की आंखें बदल जाती हैं। लाइफ और डेथ बैटल, वर्चुअल वर्ल्ड नहीं, असली वर्ल्ड में। देखते हैं कौन ज्यादा स्ट्रांग है। आसपास खड़े कल्टिवेटर्स तुरंत सतर्क हो जाते हैं। फेजिंग फिर कहता है, डर गए? मना करना हो तो कर दो। मैक्स बिना रुके जवाब देता है, तुम्हें मारने का इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। ये ह्यूमन पागल हो गया है। फेजिंग किंग से सीधी टक्कर। मरने के बाद इसके ट्रेजर्स हमारे होंगे। फेजिंग कहता है, मैं यूनिवर्स कोऑर्डिनेट्स भेज दूंगा। 12 घंटे बाद मिलते हैं। वो मुड़कर चला जाता है। मंकी सीनियर तुरंत मैक्स की तरफ देखते हैं। वो तुम्हें ट्रैप में फंसा सकता है, संभल कर। मैक्स शांत था। चिंता मत कीजिए, इस बैटल के बाद सबको पता चल जाएगा कि ब्लेड रिवर किंग अब कौन है। और इसी टेंशन भरे माहौल के साथ पार्ट यहीं खत्म होता है।